हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है परमेबिलिटी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? परमेबिलिटी, है ना। आज हमको पढ़ना है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारगम्यता। पारगम्यता, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अपन क्या? पारगम्यता। परमेबिलिटी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पारगम्यता, ठीक है ना। पारगम्यता है क्या? पारगम्यता किसको कहते हैं, है ना। परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी किसे कहते हैं? परमेबिलिटी किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अथवा कोशिका की दीवार से गैस, पानी अथवा अन्य पदार्थ के गुजरने की क्षमता जो होती है, क्षमता क्या कहलाती है? क्षमता परमेबिलिटी या पारगम्यता कहलाती है। किसी पदार्थ अथवा कोशिका की दीवार से एक गैस, पानी अथवा अन्य पदार्थों के गुजरने की क्षमता क्या कहलाती है? पारगम्यता कहलाती है, ठीक है ना। तो पारगम्यता जो है क्या है कि एक कैपेसिटी है, ठीक है, कि कोशिका की दीवार से गुजरने की क्षमता जो है ये क्या है? क्या कहलाती है? पारगम्यता या परमेबिलिटी कहलाती है। इसके बाद कि इसका अध्ययन क्यों करते हैं? इसका अध्ययन, पारगम्यता का अध्ययन क्यों करते हैं? तो पारगम्यता का अध्ययन जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण, जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण, ट्रांसपोर्ट, पौधे में उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण, ट्रांसपोर्ट और अन्य उत्सर्जी पदार्थों के समझने के लिए किया जाता है। पदार्थों के समझने के लिए किया जाता है ना। इसका अध्ययन क्यों करते हैं? कि जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण, उनका ट्रांसपोर्ट व अन्य उत्सर्जी पदार्थों को समझने के लिए करते हैं इसका अध्ययन, ठीक है ना। इसके अलावा एक ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यह निर्धारित करती है कि यह निर्धारित करती है सेल मेम्ब्रेन यह निर्धारित करती है कि कौन से पदार्थों का अवशोषण होगा और कौन से पदार्थों का अवशोषण नहीं होगा। मतलब कौन से पदार्थ अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ अंदर नहीं आएंगे या बाहर जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन यह निर्धारित करती है कि कौन से पदार्थ अंदर आएंगे अथवा कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, है ना। बाहर जाएंगे, है ना, बाहर जाएंगे, ठीक है। कौन से पदार्थ अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन।
तो परमेबिलिटी मैं एक बार बता दूं कि किसी पदार्थ अथवा कोशिका की दीवार से गैस, पानी अथवा अन्य पदार्थों के गुजरने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? पारगम्यता या परमेबिलिटी कहलाती है। पारगम्यता का अध्ययन कब क्यों किया जाता है? पारगम्यता का अध्ययन जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण, उनका ट्रांसपोर्ट और जो पौधे के अंदर उत्सर्जी पदार्थ है उनके संदर्भ में या उनको समझने के लिए किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन ये निर्धारित करती है कि प्लांट के अंदर या कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ जो है कोशिका के बाहर जाएंगे। तो ये कौन निर्धारित करता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है पारगम्यता के प्रकार, टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी, है ना। पारगम्यता के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे क्या? पारगम्यता के प्रकार। ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी, पारगम्यता के प्रकार। ठीक है। तो पारगम्यता जो है वो दो प्रकार की होती है। पारगम्यता है दो प्रकार की। मेन नंबर एक है चयनात्मक यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, है ना। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, है ना। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, मतलब चयनात्मक पारगम्यता। इसको क्या कह सकते हो? चयनात्मक पारगम्यता, है ना। पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर पदार्थ जाते हैं वो कुछ पदार्थ जाते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जाते हैं। ठीक है ना। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी में क्या है कि कोशिका की दीवार से कुछ चयनित पदार्थ अंदर जाते हैं और कुछ नहीं जाते। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि इस प्रकार में कोशिका की दीवार से इस प्रकार में कोशिका की दीवार से केवल चयनात्मक पदार्थ ही क्या होते हैं? गुजरते हैं, शेष नहीं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक है। और दूसरी होती है फुल परमिएबिलिटी। ठीक है। पूर्ण पारगम्यता, यहां आप क्या लिखेंगे? पूर्ण, यहां नीचे लिख देते हैं पूर्ण पारगम्यता, है ना। पूर्ण पारगम्यता क्या है बेटा? कि इसमें क्या होगा कि सभी पदार्थ, यहां कुछ केवल चयनात्मक पदार्थ ही अंदर जा रहे थे, अंदर या बाहर गुजर रहे थे उससे, और यहां क्या है कि सभी पदार्थ जो है वो अंदर या बाहर गुजरते हैं, है ना। इस प्रकार में सभी प्रकार के पदार्थ जो हैं वो अंदर या बाहर आते जाते हैं, है ना। आते जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फुल परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है। फुल परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो परमिएबिलिटी है वो प्रदर्शित करती है, नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लेंगे कि जो परमिएबिलिटी है वो प्रदर्शित करती है कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? परमिएबिलिटी प्रदर्शित करती है। तो परमिएबिलिटी के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली के प्रकार, टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहिए चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रकार किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। परमिएबिलिटी
परमेबिलिटी के आधार पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रकार। तो इसके आधार पर निम्न प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। निम्न प्रकार है इसके, ठीक है, निम्न प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पीएम होती है ना। निम्न प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसके आधार पर, परमेबिलिटी के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पहला है, क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। पहली क्या है बेटा, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली, इसको कहते हैं पारगम्य झिल्ली, ठीक है, पारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली। वह मेम्ब्रेन जो विलयन के यानी सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट दोनों के अणुओं को क्या होती है, अपने में से गुजरने देती है। वह झिल्ली या वह मेम्ब्रेन जो विलयन के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के अणुओं को गुजरने देती है, गुजरने देती है, क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। वह झिल्ली जो विलयन के सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट दोनों के अणुओं को अपने में से क्या करती है, गुजरने देती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसे परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई क्या, परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी क्या है, दूसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको क्या कहते हैं बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। परमेबल मेम्ब्रेन थी पारगम्य झिल्ली, अब अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी मेम्ब्रेन वह झिल्ली जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने में से जाने देती है और सॉल्यूट को नहीं जाने देती। वह झिल्ली जो विलयन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट यानी विलायक, है ना, विलायक, सॉल्वेंट यानी विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट के अणुओं को अपने में से गुजरने देती है, अपने में से होकर क्या करती है, गुजरने देती है, ठीक है, अपने में से होकर गुजरने देती है, और विलेय यानी सॉल्यूट के अणुओं को नहीं, और सॉल्यूट यानी क्या, विलेय, है ना, विलेय के अणुओं को नहीं, नहीं जाने, विलेय के अणुओं को नहीं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, बेटा, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं या अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो दो हो गया, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके बाद एक तीसरा है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट क्या है बेटा, तीसरी झिल्ली कौन सी है, अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली, इसको क्या कहते हैं बेटा, अपारगम्य झिल्ली, है ना, अपारगम्य झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली क्या है, वह झिल्ली, वह मेम्ब्रेन जो अपने में से ना तो सॉल्यूट के अणुओं को और ना ही सॉल्वेंट के अणुओं को
आने जाने देती है, गुजरने देती है। मतलब क्या, वह झिल्ली जो जो विलयन के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विलेय और विलायक सॉल्वेंट दोनों में से किसी के भी अणुओं को अपने में से गुजरने नहीं देती, अपने में से गुजरने नहीं देती, है ना, गुजरने नहीं देती, है ना, नहीं देती है, अपने में से गुजरने नहीं देती है। क्या कहलाती है? अपारगम झिल्ली कहलाती है। अपारगम झिल्ली कहलाती है ना, अपारगम झिल्ली कहलाती है। ठीक है, अपारगम झिल्ली कहलाती है। विलयन वह झिल्ली जो विलयन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से किसी के अणुओं को अपने में से गुजरने नहीं देती, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है ना, तो ये हो गई क्या, अपारगम्य झिल्ली हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है ना, इसको क्या कहोगे बेटा हिंदी में? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, है ना, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है? वह झिल्ली जो विलयन में से कुछ अणुओं को तो अपने में से गुजरने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए कि एक विलयन है, उसमें क्या है? सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, मान लीजिए शुगर मिला हुआ है, और दूसरा सॉल्यूट क्या है उसमें साल्ट मिला हुआ है। तो वो सॉल्यूट के जो साल्ट के जो अणु हैं, सॉल्यूट में जो साल्ट के अणु हैं, उनको तो आने जाने देती है, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है। तो इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, है ना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको क्या लिख लोगे कि वह झिल्ली जो केवल कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को, केवल कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब अणु या कण जो भी हैं, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को आने जाने देती है, अपने से होकर गुजरने देती है, शेष को नहीं, है ना, शेष को नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वह झिल्ली जो केवल कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को या कुछ विलेय के अणुओं को अपने में से गुजरने देती है और शेष को नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसमें क्या है, एक से अधिक सॉल्यूट मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के सॉल्यूट को वो आने जाने देती है, दूसरे को नहीं आने जाने देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है? टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, पारगम्यता के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रकार। इसके बाद परमेबिलिटी की क्रियाविधि, नेक्स्ट हेडिंग एक आप लिख लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी। ठीक है, पारगम्यता की क्रियाविधि, है ना, पारगम्यता की क्रियाविधि, है ना, पारगम्यता की क्रियाविधि।
कैसे परमेबिलिटी में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैसे जाते हैं, उससे कैसे गुजरते हैं, उसकी क्रियाविधि, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए, परमेबिलिटी की क्रियाविधि को समझाने के लिए पारगम्यता की क्रियाविधि पारगम्यता की क्रियाविधि को समझाने के लिए पारगम्यता की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। पारगम्यता की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जो कैसे हैं, जो निम्नानुसार हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला नंबर 1 है, पहला है क्या, रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। पहली थ्योरी क्या है, रिटेंशन प्रेशर थ्योरी है ना, रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। इसको प्रस्तुत किया है, इसको दिया है किसने, इसको दिया है ट्यूब ने। इसको बाई लिख देंगे, ट्यूब, TRUBE, ट्यूब नामक वैज्ञानिक ने रिटेंशन प्रेशर थ्योरी दिया है। इसका कहना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है, इसलिए जो सॉल्यूशन के अणु है, विलयन के जो अणु है, इसके छिद्रों के परिमाण के समानुपाती होते हैं। इसने बताया है, ट्यूब ने बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस है, ठीक है, पोरस है, छिद्रित है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, छिद्रित है। इसलिए विलयन के अणु जो होते हैं छिद्रित होती है, इसलिए विलयन के अणु जो हैं वो क्या होते हैं, इसलिए विलयन के अणु इसके पोर यानी छिद्र, इसके पोर यानी क्या है, छिद्र, ठीक है, इसके पोर के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण के पोर के परिमाण के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है, समानुपाती होते हैं। मतलब कि क्या है कि जितने बड़े छिद्र होंगे उतने ही साइज के जो अणु हैं वो केवल इससे गुजर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं उनका परिमाण जितना है उसके आधार पर ही विलयन जो है इससे गुजर पाएगा, ठीक है ना, विलयन के अणु गुजर पाएंगे। नंबर 2, दूसरा है कौन सी, सॉल्यूशन थ्योरी। दूसरी है सॉल्यूशन थ्योरी, ठीक है, सॉल्यूशन थ्योरी, ठीक है। सॉल्यूशन थ्योरी जो है इसको दिया है, आप देखेंगे, बाई ओवरटोन ने इसको प्रस्तुत किया है। इसका कहना यह है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, इसलिए लिपिड में घुलनशील पदार्थ ही क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली से आर पार होते हैं या गुजरते हैं। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काहे की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है बेटा, इसने बताया ओवरटोन ने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, ठीक है। इसलिए लिपिड में घुलनशील अणु जो है विलयन के अणु हैं, इसलिए लिपिड में घुलनशील विलयन के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, ठीक है, गुजर सकते हैं, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बनी है, ओवरटोन ने बताया। इसलिए लिपिड में घुलनशील विलयन के अणु भी प्लाज्मा झिल्ली से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरी थ्योरी है, थर्ड थ्योरी है मोज़ेक हाइपोथेसिस। तीसरी थ्योरी जो है क्या है? मोज़ेक, ये एक तरह की हाइपोथेसिस है। ठीक है, थर्ड है मोज़ेक हाइपोथेसिस, मोज़ेक हाइपोथेसिस। ठीक है, मोज़ेक हाइपोथेसिस किसने दिया है? नाथा सोहन ने। बाई यहां लिख देंगे नाथा सोहन, नाथा सोहन ने प्रस्तुत किया है। मोज़ेक हाइपोथेसिस किसने दिया है बेटा? नाथा सोहन ने दिया है। इसने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नाथा सोहन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो किसमें? लिपिड वाले एरिया से गुजरते हैं, और जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन वाले एरिया से गुजरते हैं। इसलिए क्या है? बनी होती है। इसलिए घुलनशील पदार्थ जो है, घुलनशील पदार्थ किससे? लिपिड एरिया से गुजरते हैं, है ना? गुजरते हैं। और अघुलनशील पदार्थ प्रोटीन के क्षेत्र से गुजरते हैं, है ना? प्रोटीन के क्षेत्र से गुजरते हैं। क्या है? मोज़ेक हाइपोथेसिस नाथा सोहन ने दिया है। उसने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए घुलनशील पदार्थ लिपिड एरिया से गुजरते हैं, और अघुलनशील पदार्थ जो हैं वो कहां से गुजरते हैं? प्रोटीन के क्षेत्र से गुजरते हैं। तो ये हो गई क्या? मोज़ेक हाइपोथेसिस। इसके बाद एक नेक्स्ट है, अगली थीसिस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ये इसको प्रस्तुत किया है बाई, लिख देंगे रूहलैंड एंड कुश्ते ने प्रस्तुत किया है। इसको किसने प्रस्तुत किया है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्योरी को रूहलैंड एंड कुश्ते ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? सीव एरिया होते हैं। इसने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सीव एरिया होते हैं। इसलिए लिपिड वाले मॉलिक्यूल जो है, लिपिड में घुलनशील मॉलिक्यूल जो है वो सीव एरिया से प्रवेश करते हैं। जो लिपिड मॉलिक्यूल है, इसलिए जो लिपिड में घुलनशील मॉलिक्यूल है, लिपिड में घुलनशील जो लिपिड में घुलनशील पदार्थ हैं वह सीव एरिया से ही क्या होते हैं? गुजरते हैं। ठीक है, सीव एरिया से ही गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगली एक थ्योरी है कोलाइडल थ्योरी, है ना? कोलाइडल थ्योरी एक है, कोलाइडल थ्योरी है ना? कोलाइडल थ्योरी इसको स्टीव एंड क्लो ने दिया है। इसको किसने दिया है? स्टीव एंड क्लो
क्लो ने इसको प्रस्तुत किया है, कोलाइडल हाइपोथेसिस को। इन्होंने बताया कि जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है, पॉलीफेजिक होता है। इनके अनुसार सेल का प्रोटोप्लाज्म कैसा है, पॉलीफेजिक है। पॉलीफेजिक का मतलब क्या है, पॉलीफेजिक है। पॉलीफेजिक का मतलब क्या है बेटा, पॉलीफेजिक का मतलब ये है कि वो कभी जेल फेज में रहता है, कभी सोल फेज में, सॉल्यूशन फेज में रहता है ना, कभी सोल फेज में रहता है, कभी जेल फेज में रहता है। एक से अधिक प्रावस्थाओं में वो रहता है, ठीक है ना। कभी वो सेमी सॉलिड फेज में रहेगा, कभी जेल फेज में हो जाएगा, कभी किस में हो जाएगा, सॉल्यूशन फेज में हो जाएगा। तो ये कैसा है, पॉलीफेजिक है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो पॉलीफेजिक है। इसलिए इसकी क्या है, विस्कोसिटी में परिवर्तन होता रहता है। इसकी श्यानता, विस्कोसिटी मतलब क्या है, श्यानता। इसलिए इसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, श्यानता है ना। विस्कोसिटी यानी श्यानता में परिवर्तन से क्या होता है, परमिएबिलिटी कैरेक्टर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन से सेल का क्या, परमिएबिलिटी कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। परमिएबिलिटी कैरेक्टर कंट्रोल होता है। श्यानता के परिवर्तन से, प्रोटोप्लाज्म के श्यानता के परिवर्तन से सेल का परमिएबिलिटी कैरेक्टर जो है वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। एक लास्ट और थ्योरी है इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी। नेक्स्ट है, अगली एक थ्योरी है, क्या है, इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी को प्रस्तुत किया है किसने, बाई माइकेलिस ने इसको प्रस्तुत किया है। इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया है बच्चों, माइकेलिस ने। यही थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है, ये मान्य है कुछ हद तक। तो इसमें क्या है कि इसने ये बताया कि माइकेलिस ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूमेरस पोर होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। और ये छिद्र जो है वो क्या रहते हैं, एक प्रोटीन चार्ज्ड प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा वो क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। जो कैसे चार्ज रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा ये घिरे रहते हैं। माइकेलिस ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, पोर यानी छिद्र होते हैं ना, बहुत से छिद्र होते हैं या पोर होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में बहुत से छिद्र होते हैं जो कि चार्ज्ड प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा घिरे होते हैं, जो कि चार्ज्ड प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा घिरे होते हैं, है ना, घिरे होते हैं। चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा वो क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। इसके अनुसार, माइकेलिस के अनुसार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत से छिद्र होते हैं जो कि चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स के द्वारा घिरे रहते हैं। इसलिए जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट शब्द यूज किया है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह क्या होते हैं, पोर के द्वारा गुजरते हैं। पोर के द्वारा गुजरते हैं। वह किसके द्वारा गुजरते हैं बेटा, पोर के द्वारा, छिद्र के द्वारा गुजरते हैं। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो पदार्थ हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स
इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो पोर के साइज पर निर्भर करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का गुजरना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का गुजरना यानी पास होना, गुजरना मतलब यहाँ पे क्या है, पास होना, ठीक है, पास होना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का गुजरना या पास होना मेम्ब्रेन के पोर के साइज पर निर्भर करता है। पोर के मेम्ब्रेन के पोर के साइज पर निर्भर करता है, साइज, ठीक है, पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, ठीक है। माइकेलिस ने क्या बताया है, इसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत से छिद्र होते हैं जो कि चार्ज प्रोटीन पार्टिकल के द्वारा घिरे होते हैं, इसलिए इनसे जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह पोर के द्वारा गुजरते हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का गुजरना या पास होना क्या होता है, मेम्ब्रेन के पोर की साइज पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये परमेबिलिटी को बताने के लिए कुछ सिद्धांत थे, मैंने आपको ये बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द परमेबिलिटी, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द परमेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द परमेबिलिटी, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें कई कारक हैं जो कि पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। निम्न कारक हैं जो पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। पारगम्यता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 है, पहला है कि आयनाइजेशन, यदि विलयन में आयनाइजिंग मॉलिक्यूल है ना, आयनाइजिंग मॉलिक्यूल विलयन में यदि आयनाइजिंग मॉलिक्यूल है तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि विलयन में आयनाइजिंग मॉलिक्यूल है, आयनाइजिंग अणु है तो क्या होता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है ना, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यदि विलयन में आयनाइजिंग अणु है तो क्या होती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा कि यदि पीएच, विलयन का पीएच यदि अधिक है, यदि विलयन का पीएच है ना, पीएच अधिक है तो भी क्या होगा, ये परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट फैक्टर है कि यदि हाई O2 और CO2 का प्रेशर है, हाई O2 एंड CO2 प्रेशर है, हाई O2 एंड CO2 प्रेशर है तो भी क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने पर, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी के बढ़ने पर परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने पर परमेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ने लगती है, परमेबिलिटी जो है क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से यदि सेल की एजिंग है, सेल क्या हो रही है, सीनेसेंस की ओर जा रही है ओल्ड हो रही है, परिपक्वता के बाद क्या हो रही है, उम्र उसकी बढ़ रही है। तो यदि सेल की उम्र बढ़ती है, यदि सेल की उम्र बढ़ती है
तो भी परमेबिलिटी जो है वो क्या है, बढ़ने लगती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि इनके बढ़ने पर इसकी जो परमेबिलिटी है वो बढ़ने लगती है, पारगम्यता जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक और हेडिंग है लास्ट, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी। पारगम्यता का महत्व क्या है, हम इसको क्यों पढ़े हैं, है ना। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो उसमें पहला नंबर है, नंबर एक है मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। नंबर एक क्या है, मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी जो है मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब कोशिकाओं में मेडिसिन जाती है तो कोशिकाओं में मेडिसिन का प्रवाह, कोशिकाओं में मेडिसिन का जो प्रवाह है वो किस पर, प्रवाह या मूवमेंट जो है वो किस पर निर्भर करता है, परमेबिलिटी पर ही निर्भर करता है। तो कोशिका में दवाइयों का प्रवाह, है ना, मेडिसिन्स का प्रवाह एवं अवशोषण, ठीक है, प्रवाह एवं अवशोषण पारगम्यता पर निर्भर करता है, पारगम्यता पर निर्भर करता है, पारगम्यता पर निर्भर करता है ना। कोशिका में मेडिसिन का प्रवाह और अवशोषण जो है पारगम्यता पर निर्भर करता है। तो ये है क्या, पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस है किसमें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, ठीक है कृषि उद्योग या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है, कृषि उद्योग में भी इसका महत्व है। क्योंकि जो कृषि भूमि है उसमें पानी को धारण करने की जो क्षमता है वो किस पर आधारित है, परमेबिलिटी पर आधारित है। कृषि भूमि में पानी के धारण करने की क्षमता, पानी के धारण करने की क्षमता जो है, पानी के धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर है, किस पर आधारित है, परमेबिलिटी पर आधारित है, परमेबिलिटी पर आधारित है, परमेबिलिटी पर आधारित है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गया। इसी तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण में भी इसका इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो किस पर निर्भर है कि जो वातावरणीय प्रदूषक हैं, जो वातावरणीय प्रदूषक हैं, जो वातावरणीय प्रदूषक हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे ऑयल है, ठीक है ना, ऑयल है या गैस है, ऑयल है या गैस है, ऑयल गैस है या अथवा अन्य पदार्थ, अथवा अन्य प्रदूषक मृदा में कितनी जल्दी फैलते हैं, मृदा में कितनी जल्दी फैलते हैं, ठीक है, फैलते हैं, यह जो है मृदा में कितनी जल्दी फैलते हैं, ये किस पर निर्भर है, परमेबिलिटी पर आधारित है। यह भी परमेबिलिटी पर आधारित है ना,
आधारित है, यह भी परमेबिलिटी पर आधारित है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नियंत्रण में भी है। इसके बाद जो है क्या है, निर्माण इंडस्ट्रीज है, निर्माण की जो इकाइयां हैं, निर्माण इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस है, निर्माण इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण उद्योग, है ना, उद्योग, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में क्या है कि जैसे जो मकान का निर्माण है, मकान का निर्माण है, और डैम है, डैम निर्माण है, मकान है, डैम है इनकी जो है सड़क है ना, सड़क, मकान, डैम, सड़क आदि का निर्माण जो है वो इनका निर्माण परमिएबिलिटी आदि के निर्माण में, मकान, डैम, सड़क आदि के निर्माण में परमिएबिलिटी का महत्व है ना, परमिएबिलिटी का महत्व है। निर्माण उद्योग में भी क्या है, परमिएबिलिटी का महत्व है। इसके बाद एक और है जल प्रबंधन, है ना, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी पर आधारित है। यह भी पारगम्यता या परमिएबिलिटी पर आधारित है ना, परमिएबिलिटी पर आधारित है। तो इस तरह से ये क्या है कि परमिएबिलिटी के इम्पोर्टेंस है, महत्व है कुछ, तो आपको मैंने ये भी बता दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों या और छात्रों का भला हो सके। धन्यवाद।